उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। दिल्ली की उर्दू एकेडमी है, उसका कारनामा ये है कि उसने एक तो तहजीब और सकाफ़त के हवाले से गैर मामूली काम किया है। मिसाल के तौर पर दिल्ली की बाज़ियाफ़त उस लिटरेचर के हवाले से जो दिल्ली से मुताल्लिक़ लिखा गया 18वीं 19वीं सदी में और 20वीं सदी में, उस सबको की दोबारा इशाअत, उसको छापना, ये उसने गैर मामूली काम किया है। अगर आप जानना चाहते हैं मुग़लों के अहद की दिल्ली को, अगर आप जानना चाहते हैं अंग्रेज़ों की अहद की दिल्ली को, अगर आप जानना चाहते हैं 20वीं सदी के निस्फ़ अव्वल की दिल्ली को, तो आपको उर्दू एकेडमी ने इतना मवाद फ़राहम कर दिया है। हमने तालीम से भी सरोकार रखा है। आज एक ऐसे वक्त में जब उर्दू हम सब जानते हैं पैगम्बरी वक्त पड़ा तक़सीम वतन के नतीजे में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उर्दू ने फिर अपनी जगह बनाई। उर्दू का कोई फ़रोग़ बग़ैर तालीम के मुमकिन ही नहीं है, जब तक कि उर्दू या तो ज़रिया तालीम हो या कम से कम बहैसियत एक मज़मून के उसकी तालीम का इंतज़ाम हो। तो उर्दू एकेडमी ने ऐसे वक्त में, जब सरकार पूरी तरह से महकमा तालीम जो था वो असातिज़ा फ़राहम नहीं कर पा रहा था, 117 टीचर्स जो हैं आज दिल्ली के मुख्तलिफ़ स्कूलों में, वो उर्दू एकेडमी के ज़रिए दिए हुए टीचर्स। तो इस तरह से अगर आप देखें, उर्दू ज़बान उन लोगों तक पहुँचे जो कि गैर उर्दूदा हैं, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन उर्दू से एक तहजीब और सकाफ़त के हवाले से उनके लिए कशिश है जी। तो उनके लिए भी उर्दू एकेडमी ने सामान किया है ख्वांदगी का और तालीम का। मिसाल के तौर पे हमारा एक मरकज़ जो है वो दिल्ली के प्रेस कलम में भी चलता है, जहाँ पर कि उर्दू की तालीम होती है। हमारा एक सेंटर दिल्ली के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में भी चलता है, असातिज़ा के लिए अलहदा और तलबा के लिए अलहदा। और एक और आपको जो दिलचस्प बात है जिस पर हमें फ़ख्र है कि जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, वहाँ पर उर्दू एकेडमी का आपको मरकज़ ख्वांदगी का मिल जाएगा। उन स्लम एरियाज़ में जहाँ पे कि तंगो तारीक गलियाँ हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से हम लोगों को ख्वांदा बनाने के लिए, लिटरेट बनाने के लिए उर्दू के हवाले से उर्दू ख्वांदगी के मराकज़ लिटरेसी सेंटर चलाते हैं। तो ये हमारा कारनामा है। हम वाहिद एकेडमी हैं जो कि बच्चों के लिए ड्रामे का एक थिएटर वर्कशॉप हर साल करते हैं, और ये उन बच्चों के लिए करते हैं जिनका कि बज़ाहिर थिएटर से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, उनमें से बाद में शायद थिएटर देखा भी नहीं होता है जी। तो उनको हम बाकायदा उनके लिए वर्कशॉप करते हैं, और फिर उनके जो तैयार होता है वर्कशॉप के अंदर थिएटर, उसको हम पेश करते हैं। कि हम ये चाहते हैं दूसरी ज़बानों का लिटरेचर जब तक हमारे यहाँ नहीं आएगा जी, उस वक्त तक हमारा जो अदब है और हमारी ज़बान जो है वो न मुतमव्विल होगी और न सरवतमंद होगी, रिच नहीं होगी, जिसे कहते हैं फॉर द एनरिचमेंट ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। जो मायूसी का ज़माना था तक़सीम वतन के बाद,
वो गुजर गया। मेरा ये ईमान है लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, कि ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता है, हर मज़हब को ज़बानों की ज़रूरत होती है जी। इसलिए जो लोग के उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान कहने की गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं कि एक तरफ हाथ में शंकर की है गुलजार नसीम, दूसरे हाथ में चकबस्त की रामायण है। क्या गजब करते हो, मुस्लिम की जुबान कहते हो, अपनी सीता ही को बनवास दिए देते हो जी। तो सवाल ये है कि उर्दू ज़बान जो है, जिसको कि हरीफ बताया जा रहा था हिंदी का, आज हिंदी सहाफ़त के बड़े घराने जो हैं हिंदी जर्नलिज्म के, वो उर्दू सहाफ़त का हाथ पकड़ रहे हैं। और आज हिंदी सहाफ़त के जो कारपोरेट हाउसेज हैं वो उर्दू अखबारात को ख़रीद रहे हैं, और ख़रीद के उनको डंप नहीं कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, बल्कि उनको एक्सपेंड कर रहे हैं। वो अखबार जो कल तक बम्बई से अकेला छपता था, अकेले बम्बई से छपता था, आज वो 1 दर्जन जगहों से छप रहा है जी। मैं इसे किस लिए अहम मानता हूँ, ये खुशगवार और खुशाइंद बात यह है कि इससे उर्दू और हिंदी की क़ुर्बत का पता चलता है जी। और दूसरे नए रिश्ते वजूद में आ रहे हैं। हिंदी भाषा का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो नया समीकरण जो है वो सामने आ रहा है भाषाओं का। ये बड़ी बात है और ये इस देश के लिए बड़ा शुभ संकेत है, हमारे लिए समझना चाहिए। तो एक फ़ायदे की बात यह है, दूसरे इससे रोज़गार भी जनरेट हो रहा है, ये भी एक ख़ास बात है। ताहरी बात है कि जब इतने हर जगह से उर्दू का अखबार का एडिशन निकलेगा जी, आज उर्दू का जो सबसे ज़्यादा बड़ा अखबार है उसके तकरीबन 11 शहरों से 27 एडिशन निकल रहे हैं। पाकिस्तान में भी उर्दू सहाफ़त के से जुड़े हुए किसी अखबार को ये शरफ़ और इम्तियाज़ हासिल नहीं है। उर्दू को ज़िंदा रखा है जगजीत सिंह ने, उर्दू को ज़िंदा रखा है पीनाज मसानी ने, उर्दू को ज़िंदा रखा है पंकज उदास ने, उर्दू को ज़िंदा रखा है उर्दू थिएटर वालों ने, और माफ़ कीजिएगा इनमें अक्सर मुसलमान नहीं। हम पल्ले तबरी के जिना रखता हूँ, हम पल्ले तबरी के जिना रखता हम पल्ले तबरी के जिना रखता हूँ, तहजीब का गुमगश्ता निशान रखता हूँ, तहजीब का गुमगश्ता निशान रखता हूँ। आजादियों यकजहती मिल्लत की कसम, मैं कलए दिल्ली की ज़बां रखता हूँ। आजादियों यकजहती मिल्लत की कसम, मैं कलए दिल्ली की ज़बां रखता हूँ। भूलना बाशिंदगाने असले दिल्ली का नदीम, भूलना बाशिंदगाने असले दिल्ली का नदीम, खिदमते मुल्की नहीं है खिदमते मिल्ली नहीं। रो रही है सिर्फ इतनी बात पर रूहे ज़फ़र, और तो सब कुछ है दिल्ली में मगर दिल्ली नहीं। ये उर्दू ज़बान का एक लिबास है, खुशखती। इसके बग़ैर उर्दू को सही आदमी समझ नहीं सकता, लिख पढ़ नहीं सकता। जब तक तो खुश ख़त नहीं लिखाई होगी, इतने इसके अंदर उर्दू पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और उसको समझने में भी दिक्कत होती। तो इसलिए एक उर्दू अकेडमी ने एक खुश ख़ती की, जो हमारे पुराने बुज़ुर्गों से फ़नकारों ने ये पहले असल में छपाई और प्रेस जब नहीं थी तो ये कातिबी किताबत करते थे, खुश नवीसी उर्दू को लिखते थे और पढ़ते थे। तो वो सिलसिला चला आ रहा है शुरू से ही। अब ये मशीनें और प्रेस और कंप्यूटर आ गए तो अभी इस दौर में इसका बड़ा परेशानी हो गई है इसको कायम रखना। लेकिन उर्दू अकेडमी ने इस क्लास को कायम रखा है, पुरानी यादगार बुज़ुर्गों की, कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो मेहनतें की हैं उर्दू के लिए, और जितनी भी लिखाई है, हर लिखाई की जान जो ये खुशखती है, कैलीग्राफी, तो इसको हमने इस कायम रखा है। ये क्लास चल रही है इसको समझने के लिए, और बच्चे हमारे बहुत शौक़ से इसको, कॉलेजों के बच्चे हैं,
मदरसों के बच्चे आते हैं और इसको सीखते हैं और बहुत खुश होते हैं जब अच्छा लिखाई होती है। और कोई भी शख्स जब अच्छी लिखाई और खुशखती देखेगा तो उसको खुश होगा। और वैसे भी कुछ बाहर से जो मेहमान आते हैं तो हम उसको कुछ अशार या कुछ ऐसा तोगरा, कोई कुरान की आयत लिख कर उनको पेश करते हैं। मेरा एडमिशन हुआ है यहाँ पे, तो मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा कि हाँ ये लोग भी करते हैं, तो कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे इस चीज़ के ज़िम्मेदार रही वो मेरे फादर के बाद सर की कोशिशें थीं। मैं हर बार भूलती थी और सर हर बार मुझे तख्ती लिख कर देते थे। यहाँ तक कि जब जीम का दायरा बनाने की बारी आई, सीन का दायरा बना, रे का परा बना, तो ये हालत थी कि मेरे हाथ कांपने लगते थे, मुझसे वो दायरा घूमता ही नहीं था। सर मुझे हर बार समझाते थे कि इसको बैजवी शक्ल का बनाओ, मगर मैं पता नहीं उसको किस समत में लेके जाती थी और वो नहीं बनता था। तो बिलाखिर सर को मेरा हाथ पकड़ना पड़ा और फिर सर ने मुझे वो कई बार उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखाया। तो आज भी जब मैं जिम बनाती हूँ, सीन बनाती हूँ, तो मेरे कानों में सर के अल्फाज गूंजते हैं कि पहले 2 कत का इसकी गर्दन बनाना, फिर इसका नुज़ूल आएगा, फिर इसका सऊद वाला हिस्सा आएगा। तो यहाँ से मेरे शौक़ की इब्तिदा हुई और फिर मैं ये एक चैलेंज बन गया मेरे लिए कि मैं भी इसको सीख कर ही रहूँगी। अकेडमी में जितने भी लोग हैं जो काम जुड़े हुए हैं, वाबस्ता हैं, हमारे हैं साथी लोग, एक अजीब दीवानगी है। और हम लोग जब कर लेते हैं तो हमको भी यकीन नहीं होता कि ये इतनी जल्दी, इतने शॉर्ट नोटिस पर, इतने खूबसूरत तरीके से कैसे ये सारे एहतमाम हो गए। क्योंकि हम लोग सन 86 के आसपास सभी लोग यहाँ हैं, जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं, आपने सारे हमारे डिपार्टमेंट शोबाजात देखे हैं। ये सब लोग सन 86 में बहुत यंग थे, बच्चे थे, सब अनमैरिड थे, कॉलेज से नए निकले थे। और हमारे उस वक्त जो बानी सेक्रेटरी थे, फाउंडर सेक्रेटरी शरीफुल हसन नकवी साहब, उन्होंने कुछ ऐसा ट्रेंड किया हमको कि जैसे आपके अपने घर में आपकी बहन की अगर शादी हो तो आप क्या करोगे। वो बात निकली नहीं अभी तक दिमाग से। हम लोग से सोचते हैं कि ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी बहन की शादी है और इसको हर चीज़ बहुत सलीके से, बहुत ईमानदारी से, बड़ी खूबसूरती से करना है और ये हो जाता है। और वो आदत जो पड़ गई ना, उसमें नकवी साहब ने जो ट्रेंड हमको किया है और वो जो जज्बा था ख़ासतौर से ज़बान की, ये हमारी ज़बान है, हमारी मादी ज़बान है, एक वो भी बहुत बड़ी ताकत है जो हमें हर मोड़ पर ये ताकत देता है कि हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मादी ज़बान की खिदमत कर रहे हैं। वो जज्बा बहुत बड़ा हमारे पास है कि दिल्ली की जो अपनी तहजीब है, जो रिवायत है, ख़ासतौर से दिल्ली शाहजहाँ ने बसाई थी। शाहजहानाबाद इसे कहा जाता है। शाहजहानाबाद धीरे धीरे बड़ी बड़ी जो नई नई कॉलोनीज़ आ रही हैं उसमें खो गया है। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि शाहजहानाबाद की रवायत, यहाँ की जो हिंदू मुसल कंपोजिट कल्चर था, जो तहजीब थी, जो पहनावे थे, जो बर्तन थे, जो खाने थे, जो रसूमात थी, उनको ज़िंदा किया जाए और दिल्ली की जो नई नस्ल है, यंग जनरेशन, उन तक पहुँचाई जाए। तो लाल किले के बाहर जो शाहजहाँ के ज़माने से रामलीला के लिए वो मैदान दिया जाता था, आज भी रामलीला के दिया जाता और किसी को नहीं दिया जाता, वहाँ हम लोग उर्दू विरासत मेला 5 दिन का करते हैं। और इसके लिए वज़ीर आज़म ने कहा कि तुमको अलग से बजट चाहिए, मैं देती हूँ। और हमको भरपूर बजट मिला। उसमें हम मौसीकी के प्रोग्राम, कव्वाली, गज़ल, मुशायरा, अच्छा वहाँ बच्चियों के लिए चूड़ी और मेहंदी के स्टॉल लग जाते हैं, किताबों के ह्यूज, हिंदुस्तान की ऑल इंडिया पब्लिशर्स वहाँ आते हैं, वो होता है। खाने पीने के जो पुराने दिल्ली के पुराने जो जायके थे उनका एक पूरा काफ़ी सारे स्टॉल्स होते हैं और कल्चर इवेंट बहुत सारा होता है रोज़ाना। आज हिंदुस्तान के तमाम बड़ी अहम यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू पढ़ाई जाती है। दिल्ली में दारुल खिलाफा है जहाँ इतने सारे पब्लिक स्कूल्स हैं। यहाँ आपको खुशी होगी सुनकर कि 128 उर्दू मीडियम स्कूल्स भी हैं।
जो रवायती लोग हैं, जो रवायती इलाके हैं, वहाँ उर्दू आज भी जिंदा है, ताबिंदा है। जैसे हम शाम को एक क्लासेस करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का या उर्दू डिप्लोमा कोर्स। इसमें पढ़े लिखे लोग जो 12वीं क्लास पास हैं वो दाखिला लेते हैं। तो इसमें न्यूज़ कास्टर्स भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, वकील लोग भी हैं और प्रोफेशनल बहुत सारे लोग हैं। या शौकिया कि हम गज़ल पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं, या दिल्ली की तारीख पढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ उर्दू में महफूज है, पुरानी सल्तनत पीरियड की, इसलिए हमको रिसर्च करनी है हिस्ट्री में, हमें उर्दू आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह के सारे लोग जमा होते हैं और 1 साल का हमारा एक कोर्स है। हम सबको दाखिला नहीं दे पाते। ये जो शौक़ है उर्दू को और बेहतर करने का, उर्दू को और जानने का, तो जहाँ तक देखिए हम कल्चर में आपने फरमाया कि हम बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन ज़बान के हवाले से दिल्ली के बाहर से, मुल्क के बाहर से जो बड़े बड़े स्कॉलर्स उर्दू के आते हैं, ऐसा नहीं होता कि दिल्ली वो तशरीफ़ लाएँ और हम एक बड़ा सा सिम्पोजियम में सेमिनार न करें, उनका इस्तक़बालिया न करें, उनके ख़यालात न सुने, उनके मसाइल न जाने, अपने मसाइल उनके एक्सचेंज न करें। हम हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों के साथ भी मुसलसल एक रब्ता रखते हैं और गिव एंड टेक हमारा चलता रहता है। लेकिन जितने अहम मौज़ूआत हैं, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले ही जो है 3 दिन का हमारा जो है उर्दू सहाफ़त पे, उर्दू जर्नलिज्म पे एक सेमिनार किया। इससे पहले हमने 8 साल पहले किया था, उससे पहले भी 10 साल पहले किया था कि ये जो हर दहाई में जो तब्दीली आ रही है हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। और हमारे जितने सेमिनार्स होते हैं 3 दिन के या 4 दिन के लिए होते हैं, उस पर जो पेपर्स पढ़े जाते हैं, जो मकाले होते हैं, सारे हिंदुस्तान के बाहर के सारे स्कॉलर्स आते हैं, उनको हम एकजा करके बाद में कंपाइल करके 6 महीने के अंदर अंदर किताबी सूरत में ले आते हैं। तो हमारे पास जो हमारा पब्लिकेशन है जिसमें तकरीबन 200 किताबें हैं, बहुत ही मालूमाती हो गया है वो। सेकेंडली हमारा जो पब्लिकेशन है, इशाती जो स्कीम हमारी है, उसमें दिल्ली की तारीख़ पर वो किताबें हमने छापी हैं और इतनी वो बेस्ट सेलर्स भी हैं कि किसी और ज़माने में नहीं है। जैसे कि मौलवी बशीरुद्दीन अहमद ने 3 वॉल्यूम में तकरीबन 3,500 सफ़हात की बड़े साइज़ में, एल्बम साइज़ में एक किताब लिखी थी, वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली। कौरव पांडव से लेकर जब तक वो जिंदा थे 1919 तक पूरी तारीख़, उस वक्त कैमरा नहीं था तो उन्होंने स्केच बनवाए हर इमारत के, हर बिल्डिंग के, हर मोहल्ले के, हर शमशान घाट का, हर कब्रिस्तान का, हर कुएँ का, हर बावली का, हर गली का, हर कूचे का। दिल्ली की कंप्लीट हिस्ट्री, एक एक गली कूचे की अगर आपको जाननी है तो वो किताब उर्दू एकेडमी दिल्ली ने छाप रखी है, वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली। तो ये सारे काम असारुल सनादीद सर सैयद अहमद खान की दिल्ली के सारे मॉन्यूमेंट पर जो किताब है वो हमारी है। 1857 पे जित कुछ भी लिखा गया, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वो सब हमने रिप्रोड्यूस कर दिया है। दिल्ली का आखिरी शमा, दिल्ली का आखिरी दीदार, दिल्ली की एक झलक, लाल किले की एक झलकियाँ, ये सारी जो किताबें हैं 1857 में जो लिखी गई, वो आज उर्दू में उर्दू एकेडमी दिल्ली की मार्फत महफूज हैं। तो हमें ज़बान का भी ख्याल है, ज़बान का भी पास है, तहजीब का भी पास है, और सकाफ़त यानी कल्चर में भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक काम तो होता है कि उर्दू ज़बान के चलन को आम करें हम, वो अवामी काम होते हैं हमारे। लेकिन हमारा एक काम उर्दू एकेडमी के अगराज़ व मकासद में ये भी शामिल है कि हम इस ज़बान के लिटरेचर को, उसको और इसके क्लासिकी लिटरेचर को, उसके क्लासिकी शायरी को, उसको भी, उससे भी हम हमारी नौजवान नस्ल को वाकिफ़ कराते रहें। इस सिलसिले में हम सेमिनार करते हैं, सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मुज़ाकरे होते हैं। तो हम उसके अंदर वो उसमें टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो हमारी क्लासिकी जो फार्म्स हैं उर्दू के, जो असनाफ़ कहलाती हैं, उनके ऊपर हम बातचीत करते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं ताकि उससे हमारी नौजवान नस्ल वाकिफ़ हो जाए। दूसरे, हम जो आज का बदलता मंजरनामा है, सारे चेंजेस हो रहे हैं, जदीद ज़माना है, हर तरह के चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी, इसमें भी। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उस बदलते मंजरनामे पे भी बातचीत हो और उससे भी हम वाकिफ़ होते रहें। पब्लिकेशन में हमारे 2 मैगज़ीन निकलते हैं। एक निकलता है ऐवान उर्दू के नाम से, ये 87 में शुरू हुआ था और हर महीने की 25 तारीख़ को ये पोस्ट होता है, 25 या 26, 2 डेट हमें मिली हुई हैं। और सन 87 से आज तक ये कभी नागा नहीं हुआ है कोई पेपर, उसी तारीख को पोस्ट होता है वो। लिटरेरी मैगज़ीन होता है और उसके अंदर हम स्पेशल नंबर्स निकालते हैं। जैसे कि हमने अभी मंटो की सदी हो रही थी, हमने देखिए मंटो का नंबर निकाला। हमने अल्लामा इकबाल का जब हुआ था, हमने अल्लामा इकबाल का नंबर निकाला था। अली सरदार जाफरी को आप जानते हैं, बहुत बड़े तरक्की पसंद अदीब थे, ये हमने उनका स्पेशल नंबर निकाला। कैफ़ी आज़मी का स्पेशल नंबर हमने निकाला। सरहदों के अंदर अदब सरहदों में कैद नहीं होता, ये फैज़ अहमद फैज़ का नंबर हमने निकाला है।
प्रोफेसर मोहम्मद हसन का नंबर हमने निकाला। अहमद फराज पे हमने ये गोशा निकाला था जब अहमद फराज का इंतकाल हुआ था। प्रेमचंद के ऊपर हमने निकाला, देखिए नंबर। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन इलाहाबाद के थे और बड़े क्रिटिक थे, बड़े क्रिटिक्स में उनका शुमार होता था। उनका नंबर अभी हमने निकाला है जुलाई में, और इसके अंदर फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, उनके खुद के भी हैं, उन पर लिखा हुआ भी है। ये बहुत काम का है। जो उर्दू की सबसे मशहूर अदीबा जिनको ज्ञानपीठ भी मिला था, कुर्रतुल ऐन हैदर, उनका भी हमने ये नंबर निकाला था। इसी तरह हम बच्चों का जो रिसाले निकालते हैं वो उमंग के नाम से निकालते हैं। बच्चों के रिसाले में हमने ये कर रखा है कई साल से कि हम उसके फ्रंट टाइटल के ऊपर किसी भी तारीख़ी इमारत का फ़ोटो देते हैं और उसके पीछे के पेज पर किसी भी अदीब का, शायर का थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन और उसका एक नमूने कलाम देते हैं। इस रिसाले के अंदर जैसे हमने मजाज का दे रखा है, और ये सब पे हर बार एक नई तस्वीर देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये कहाँ की तस्वीर है, किसने बनाई थी, कब बनाई थी, और एक किसी भी शायर का, अदीब का ऐसा होता है। इसके अंदर हम छोटी छोटी कहानियाँ लेते हैं, ऐसी कहानियाँ लेते हैं जिससे बच्चों की तरबियत भी हो, उनके अंदर मोरल भी उनको मिले और उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। ये कोर्स जो उर्दू अकेडमी चला रही है, DTP कंप्यूटर कोर्स है उर्दू का। ये 1 साल का कोर्स है ये, और ये हमने 7 दिसंबर 1987 को शुरू किया था। तब से अब तक 200 बच्चे जो है यहाँ से फारिग हो चुके हैं और 50% जो है उसमें जॉब पा चुके हैं, बाकी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम जो सिखाते हैं वो DTP कंप्यूटर कोर्स सिखाते हैं, जिसमें जो है जो मेन सॉफ्टवेयर है हमारे पास जो ज़्यादा जॉब दिलाता है उर्दू की, और जिसकी उर्दू वाला ज़्यादा ज़रूरत भी है, वो है InPage सॉफ्टवेयर। तो InPage सॉफ्टवेयर में हम सिखाते हैं बच्चों को कैसे कंपोज होगा, कैसे फॉर्मेटिंग होगी, कैसे सेटिंग होगी, कैसे हेडिंग होगी, कैसे सब हेडिंग होगी। और इसके अलावा जब हम उर्दू का काम करते हैं तो उसमें हेडिंग वगैरह भी डालनी पड़ती है। तो हेडिंग की डिस्प्ले के लिए, खूबसूरती के लिए हम उनको कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन देते हैं, फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन देते हैं, पेज मेकर का इंट्रोडक्शन देते हैं। और इसके अलावा जब हम काम करते हैं तो उर्दू की जो लेटर्स हैं, उर्दू की जो कंपोजिंग है, उर्दू की जो फाइलें हैं, वो कभी कभी हमें डाउनलोड करनी होती हैं। तो उस डाउनलोडिंग के लिए हम उनको जो है नेट भी सिखाते हैं। नेट में ईमेल कैसे किया जाएगा, सर्फिंग कैसे की जाएगी, डाउनलोड कैसे करेंगे, ईमेल कैसे भेजेंगे, अटैचमेंट कैसे करेंगे, फाइल, ये सब सिखाते हैं। जो बाहर जो लोग सिखाते हैं वो कमर्शलाइज़ करके सिखाते हैं। हमारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि जो उर्दू अखबारात हैं, उर्दू की जो बुक्स हैं, उर्दू की जो किताबें हैं, उर्दू वालों की जो कंपोजिंग की, प्रिंटिंग की जो दिक्कतें हैं कंपोजिंग से मुतालिक, उस पर हम फोकस करते हैं। तो बच्चों को इस तरह ट्रेन करते हैं कि उर्दू का कोई भी काम हो, चाहे वो पेज डिस्प्ले का हो, चाहे वो कॉलम का हो, चाहे वो हेडिंग का हो, तो वो हमारे यहाँ से बच्चा जो सीखा हुआ होता है तो फिर उसको बाहर जाकर कोई दिक्कत नहीं होती, और बाहर वालों को खुशी होती है कि कोई आदमी हमारे पास ऐसा आया है कि जो उर्दू का भी टाइप कर सकता है, हिंदी का भी कर सकता है, अंग्रेज़ी भी कर सकता है, और इनको इंटरमिक्स भी कर सकता है। और दूसरी जो हमारे यहाँ अहम चीज़ है वो है स्पीड, कि हम बच्चे को 1 साल में 30 अल्फाज से लेके 50 अल्फाज फी मिनट तक तैयार कर देते हैं कि वो बगैर देखे टाइप करता है, टच सिस्टम के तहत। हमने जो है फ़ीस मंथली कुछ नहीं रखी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। लेकिन बच्चा जो है पाबंदी से आए, बच्चे का शौक़ क्लियर हो, उसका इंटरेस्ट हमें मालूम हो, तो इसलिए हमने सिर्फ 500 रुपये रखे हुए रजिस्ट्रेशन के। इसके अलावा हम उनसे कॉपी के पैसे नहीं लेते, स्टेशनरी के उनसे पैसे नहीं लेते, बल्कि जब वो लोग सीख लेते हैं, यानी साल जब पूरा हो जाता है, तो उनकी प्रोग्रेस के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो टॉपर्स हैं उनको हम इनाम देते हैं, उनको शील्ड देते हैं, उनको कैश प्राइज़ देते हैं, उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं, और जॉब में भी उनकी कोशिश करते हैं। नोटिस लगा रखे, आपने देखो बाहर हम नोटिस भी लगा रखा है क्लास में कि भाई फ़लाँ जगह जॉब निकली है, फ़लाँ जगह आप जा सकते हैं, वहाँ ट्राई कर सकते हैं।
अगर मुझे उर्दू एकेडमी नहीं नज़र आती तो मैं शायद चिल्ड्रन थिएटर में होता ही नहीं। तो मेरे ख्याल से उर्दू एकेडमी ने मुझे एक मकसद दिया, जिस मकसद को 1997 में मेरे थ्रू उन्होंने मुकम्मल करना चाहा, उसे आज मैं मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं दिल्ली के अंदर कई जगह वर्कशॉप्स करता हूँ, लेकिन जब मुझे पता होता है कि उर्दू एकेडमी की वर्कशॉप करनी है तो उस दौरान मैं किसी भी सोसाइटी से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कमिट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब मैं उन्हीं बच्चों के साथ काम करूँगा, उन्हीं में से कोई ना कोई नदीम होगा जो शायद वो भी चिल्ड्रन थिएटर को आगे बढ़ाएगा।